अच्छी भी डाइजेशन अच्छा और नींद भी बढ़िया आती है। और बोनस में हमने भी 6 kg वेट लॉस किया। थैंक यू मैंने 2 मंथ से मैं इसको ले रही हूँ। मेरा नाम प्रतिभा तिवारी है। मैं 2 मंथ से इसको ले रही हूँ। मैंने 6 kg वेट लॉस किया और बहुत अच्छी नींद भी मुझे। ओम गुरुवाय नमो नमः। इस बार मीटिंग ज़रा दूर पर थी। मैंने प्रतिभा जी से चलने को कहा तो उन्होंने साफ जाने से मना कर दिया। मैं उनकी परेशानियों को समझ रहा था। मैंने उनसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो बड़ी मुश्किल से वे चलने को तैयार हुई। गंतव्य तक पहुंचते ही मुझे एक खूबसूरत गाने की ध्वनि सुनाई दी। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। जानता था कि यह आवाज़ प्रतिभा जी की ही हो सकती है। जब से उनके गले का ऑपरेशन हुआ था, वे गाना यूं ही मौन ध्वनि से गाती हैं। गोमती नगर के एक बड़े से होटल में हम पहुंचे। प्रतिभा जी को अपनी आईडी नंबर तक याद नहीं था, पर मुझे याद था। मैंने सब कुछ भरवाया। उनके हस्ताक्षर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि विगत कई वर्षों से उन्होंने हस्ताक्षर ही न किया हो। हाथ तक कांप रहे थे। अब मुझे लगा कि मेरा दायित्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि कितना संकोच था उनके अंदर। मैं जानता था इसका कारण। उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो अच्छी तरह से की नहीं थी। कभी हस्ताक्षर भी बहुत पहले किए होंगे। उन्हें इतना डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब मैं उनका अपना अनुभव, उनका अपना बेटा बनकर उन्हें अपने साथ लेकर चला। बहुत खुश था मैं। होटल पहुंचकर मैं अपनी एक जगह ले लेता हूँ और उन्हें भी वहीं बैठाता हूँ। जानता हूँ कि वे बिना दिए पानी भी नहीं पिएंगे। एक वक्त था जब वे छोटी थीं, तब जब भी उन्हें प्यास लगती थी तो वे पहले सबसे पानी के लिए पूछती थी, फिर स्वयं पीती थी। मीटिंग में गेस्ट कौन आया है, लगता है उन्हें यह भी नहीं मालूम था और बीच बीच में सो जा रही थी। पानी देने के बहाने मैं उन्हें बार बार उठा रहा था। ऑटोग्राफ भी बहुत मुश्किल से लिया था। मीटिंग में एक दंपति आए थे जिन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई थी कि कितनी परेशानियां झेलकर वे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन सेंटर आईं और फिर हेल्थ और वेल्थ दोनों में सफलता हासिल की। प्रतिभा जी को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। मैंने कई बार उनसे लिखने को कहा, पर वे तो बार बार सोए ही जा रही थी। मैंने झांक कर कॉपी में देखा तो लिखा हुआ था, हे स्वामी जी, आप कहाँ हैं? समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्वामी जी का वहाँ क्या काम था। क्या हर्बल लाइफ में स्वामी जी काम करते हैं? अब मैं दूसरे सेंटर पर जा रहा था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि यदि मैं वहाँ बैठता तो वे मुझसे बातें ही करती रहती। जिस काम के लिए आई थी वह भूल जाती। हालांकि प्रकाश के रूप में मैं बराबर उनके साथ था। प्रतिभा जी की ही तरह जब मैं उन्हें शेक बनाकर देता तो ये अवश्य पूछता था, प्रतिभा जी कैसा लगा शेक? कुछ दिन से मैं देख रहा था कि उनकी बड़ी आदत खराब पड़ गई थी। वे एक मैम का मोबाइल लेकर बैठ जाती और घंटों पुराने गाने सुना करती। ना हेल्थ से संबंधित कोई बात पूछना और ना ही अपने कार्य के प्रति सचेत होना। अब कैसे उन्हें समझाऊं कि वे यहाँ कुछ करने आई हैं? मैंने सोचा कि लिखूंगा बाद में, पहले मुझे इनके साथ कुछ दूर चलना होगा। वैसे मैंने मोबाइल पर गाना सुनने से मना कर दिया। हालांकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्हें संगीत बहुत पसंद है, वह भी पुराने फिल्मी गाने। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर कब तक ये ख्याली दुनिया में खोई रहेंगे। कभी न कभी तो यथार्थता के मंच पर उतर कर आएंगे ही। आखिर वह दिन कब आएगा? उन्होंने मेरे कहने पर मोबाइल रख तो दिया, पर स्पष्ट
आंखों के आंसू मुझे दिखाई दे रहे थे। क्या करूं? स्वामी जी, आप कहाँ हैं? और मैं कब तक यूं ही भटकता रहूँगा? गोविंद प्रभु का भी पता नहीं। मैं स्वयं गोविंद बना प्रतिभा जी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। कौन इनसे किस तरह बात करता है, कौन किस तरीके से इन्हें छलता है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ और चल रहा हूँ। पहले स्वामी जी वे आपके आश्रम में आकर अपना सारा दुखड़ा कह डालती थी, पर अब लगता है कुंठाएं पालना उनकी आदत सी बन चुकी है। उन्होंने 6 वर्ष का संगीत का कोर्स भी किया है, अतः एक बार पुनरावृत्ति की कोशिश की जा सकती है। खैर, गोविंद हरि, नारायण हरि, हरि ओम नारायण, ओम सनातनाय नमो नमः। मीटिंग में तो उनका मन लगता ही नहीं था, इसलिए मैं उन्हें क्या समझाता। बृहस्पतिवार को मीटिंग होती है। हर बार की तरह वह मीटिंग में आने के लिए आनाकानी करने लगी और न आने के न जाने के कितने बहाने बनाने लगी। बड़ी मुश्किल से वे मीटिंग में आई। हमारे सर रजनीकांत सर ने उनसे पूछा कि आपका नाम प्रतिभा तिवारी है ना? प्रतिभा जी ने कहा जी। फिर से उन्होंने कहा कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे आपका नाम याद है। तुरंत मुझे सुनाई दिया कि हम कब कह रहे हैं कि हम इतनी ऊंची शख्सियत हैं कि आपको मेरा नाम याद है। इसके बाद सर कितना कुछ कह गए, समझा गए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। ये तो बस उनके साथ साथ ही चलता हूँ, पर वे तो आंखें बंद करके ही चलती हैं रास्ते में। कभी कभी कुछ मूक ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, जैसे जिंदगी के हर एक मोड़ पर मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ मैं। कभी कभी संदेह होने लगता है कि वे गा रही हैं या मैं स्वयं गा रहा हूँ। अरे, मैं तो चाहता हूँ कि हर्बल लाइफ में कुछ काम करें और आगे बढ़ें, जिससे कि बिजली का बिल जमा हो और इनकी जितनी भी नैतिक जिम्मेदारियाँ हों पूरी करें, पर इन्हें तो हर वक्त खिलवाड़ ही सूझता है। अगली मीटिंग में फिर रजनीकांत सर ने समझाया, चलिए जो पिछली बातें हैं उन्हें दिमाग से उड़ा दीजिए। तुरंत मुझे सुनाई दिया, ऑलरेडी दिमाग में कुछ है ही नहीं तो उड़ाएं क्या। जब मेडिटेशन के लिए कहा, ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो एक ही आवाज़ सुनाई दी, ओम सनातनाय नमो नमः। मैंने राहत की सांस ली और आश्वस्त हो गया कि शायद अब उनकी समझ में आ गया है कि उन्हें क्या करना है। पर कोई फ़ायदा न हुआ, कोई काम नहीं किया उन्होंने। काम बस इतना सा था कि यदि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से आपकी सेहत अच्छी हुई है तो दूसरों को भी बताएं, जिससे उनकी भी सेहत अच्छी हो। पर इनके तो दिमाग है ही नहीं। सोचती हैं कि ये बड़ी अच्छी वक्ता हैं। क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सकता। जाने कहाँ फंसा दिया है प्रभु आपने। मेरा प्रतिभा जी के घर भी आना जाना हो गया था। सर जी और उनके बच्चों से भी बात हो जाया करती थी, पर उनसे मीटिंग में जाने के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल था। अगली मीटिंग बहुत दूर चिन्हट
के भी आगे हुई। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वे इतनी दूर नहीं जा सकती हैं। बड़ी मुश्किल से वे फिर मेरे साथ जाने को तैयार हुई। मैं ये सोचकर उन्हें ले गया कि शायद ये कुछ वहाँ सीखेंगी। गेस्ट मंजीत सिंह जी आए थे, जो कि हर्बलाइफ बिजनेस के भी मिलेनियम स्टार थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बिजनेस के मूल मंत्र बताए। एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया कि स्पॉन्सर्ड और एसोसिएट का क्या रिश्ता होता है। जहाँ स्पॉन्सर्ड एक भगवान होता है, तभी मुझे फिर एक आवाज़ सुनाई दी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। मैं समझ गया था कि ये आवाज़ किसकी है, क्योंकि एक ही तो है जिसकी मूक ध्वनियाँ मुझे सुनाई पड़ती हैं। बच्चे गलती करें, उन्हें डांटकर चुप करवाया जा सकता है, पर ये प्रतिभा जी एक परिपक्व महिला हैं और हरकतें बच्चों जैसी। खैर, मीटिंग के विषय में मैंने पूछा, आपको कौन कौन से पॉइंट बहुत अच्छे लगे सर के, तो उन्होंने बताया कि मुझे केवल यस और नो अच्छा लगा। मुझे याद आया कि जब इन्होंने मुझसे यानी कि गुड्डू पोद्दार से कभी बात की थी, तब उन्होंने इन दो शब्दों का यस और नो का प्रयोग किया था। कितने कठिन रास्तों से मैं प्रतिभा जी को लेकर आया, ये समझाने के लिए कि रास्ते कितने भी संघर्षमय हों, पर इरादा पक्का हो तो मंजिल अवश्य मिलती है। रजनीकांत सर ने भी एक बात कही थी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। मैं प्रकाश स्वयं आप में इतना गहरा हूँ कि अधिक गहराइयों तक जाने की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूँ कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती। कुछ डर उन्हें अभी भी घेरे रहते हैं। वे अपनी ज़िंदगी के उन पुरानी क्षणों का जिक्र करती रहती हैं जिन्हें मैं स्वयं जानता हूँ। मीटिंग से लौटकर पास ही इंदिरा नगर में उनका मायका था। मुझे मालूम था कि वे अपनी माँ से बहुत मिलना चाहती हैं, पर दूरी होने के कारण नहीं जा पाती हैं। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको माँ से मिलना है, और मैं तत्पश्चात उनके घर में छोड़ने गया। माँ से मिलकर वे बहुत खुश थी और फिर उसके बाद वे मेरे साथ ही अपने घर आ गई। लाइट न होने के कारण पूछा तो उन्होंने राम कहानी शुरू हो गई। तब तक सर जी भी आ गए। मैं काफ़ी देर तक अंधेरे में बिना पंखे के बैठा रहा। उनकी डायरी से और सर जी के कुछ लोगों के मोबाइल नंबर लेता रहा, यह सोचकर कि स्वयं प्रतिभा जी तो किसी से बात करेंगी नहीं, और करेंगी भी क्या जब वे जानना ही नहीं चाहती कि क्या बात करनी है। तो मैं अनुभव ही बात करने की कोशिश करूँगा। प्रतिभा जी का मोबाइल भी खराब हो गया था। कुछ काम तो वैसे भी नहीं कर रही थी। मीटिंग की भी उनके लिए कोई अहमियत नहीं थी। फिर भी गुरुवार को HOM मैं प्रकाश अदृश्य रूप में उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठा रहता था, और अगली बार मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए ही बैठा था कि आखिर वे चाहती क्या हैं। बेवजह समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। सभी से बिजनेस से संबंधित सवाल पूछे गए, और आगे की कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगी।